नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिलवाते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता हैं, चॉइस ब्रोकिंग के और ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड राजीव कपूर जी भी हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी खबरें भी हैं कमोडिटी मार्केट की, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्याज की बात करेंगे, उस पर हमारे साथ होंगी सुवर्णा जगताप जो चेयरपर्सन है लासलगांव मंडी की। इसके अलावा कैस्टर और एडिबल ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए वीवी मेहता होंगे। SEAC सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ED वीवी मेहता होंगे। और गोल्ड मार्केट पे बात करने के लिए, बुलियन मार्केट पे बात करने के लिए इशू दत्तवानी होंगे, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट का फैसला किया। अफगानिस्तान से 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट होगा और रोजाना 4000 टन ये इंपोर्ट होगा, ताकि धीरे धीरे घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। क्योंकि रिटेल में प्याज के भाव जिस तरह से 100 रुपए के पार निकले थे, उसके बाद से सरकार की कोशिश है कि प्याज की सप्लाई बढ़ाई जाए और दाम काबू में लाया जाए। क्योंकि जिस तरह से ये पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है प्याज, इसका असर इस पर होता है और इस वजह से सरकार लगातार सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी खबर पे बात करने के लिए सुवर्णा जगताप जी हैं, लासलगांव मंडी की चेयरपर्सन है। मैम, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बताइए कितना फायदा होगा 1 लाख टन अगर प्याज इंपोर्ट होता है देश में अगले कुछ दिनों में, 1-2 हफ्ते के अंदर, तो कितना फायदा होगा? हेलो। हाँ सुवर्णा जी। हाँ बोलिए सर। 1 लाख टन जो सरकार ने फैसला लिया है प्याज इंपोर्ट करने का अफगानिस्तान से, इससे सप्लाई कितनी बढ़ पाएगी? सुवर्णा जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ मैम, मैं पूछ रहा था कि प्याज की सप्लाई कितनी बढ़ेगी 1 लाख टन से? सर, प्याज उन्होंने 1 लाख टन की जो इंपोर्ट का अभी जो फैसला किया है, उससे तो फर्क पड़ेगा। भाव जो है अभी से तो थोड़े गिरने शुरू हो जाएंगे। और जो अभी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जो व्यापारी है उनके जो स्टॉकिस्ट पे उन्होंने जो निर्बंध लगाए थे जी, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है, कीमतें कम हो रही है। ओके, यानी सरकार के फैसले से तो हमारी लासलगांव मंडी अभी बंद है जी। अभी लासलगांव के आसपास के इलाकों में अगर थोक भाव की बात करें तो क्या चल रहा है प्याज का थोक भाव? थोक भाव जो अभी चल रहा है 5 से 5.5 हजार क्विंटल, मतलब ये क्विंटल का भाव चल रहा है। ओके, यानी पिछले दिनों से कुछ नरमी आई है प्याज की कीमतों में? सर, अभी ये जो निर्बंध लगा है तो 2 या 3 दिन से हमारे नासिक जिले के सभी मंडियां बंद हैं। तो व्यापारियों ने खरीदी जो लीलाव में भाग लिया है और उनको जो है, मतलब जो शेतकरी संगठन, जो किसान संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है। तो 3 दिन से हमारे लासलगांव कृषि मंडी जो है बाकी नासिक जिले में, वो सभी बंद है। 3 दिन से कामकाज बंद है। तो अभी 3 दिन का तो कुछ अभी मालूम नहीं है। जो 3 दिन पहले रेट था तो ये 5,000 5,500 क्विंटल का भाव मिला था। यानी 3 दिन से जो बाजार बंद है, इससे तो करंट भाव का पता नहीं चल रहा है, लेकिन 3 दिन पहले के जो भाव है वो होलसेल में 50,000 5,000 के आसपास है, 50 रुपए किलो थोक में चल रहा है। 50 से 55 रुपए जी। तो रिटेल में भी भाव क्या चल रहे हैं नासिक में? नासिक में अभी मतलब 70-75 तक जो है लूज इसमें चल रहा है। और जो स्टॉकिस्ट पे, जो व्यापारियों पे जो निर्बंध लगा है, अभी उससे क्या वो भी डर गए, वो अभी व्यापार करने के लिए आगे नहीं आ रहे, क्योंकि उनका पहला उन्होंने स्टॉक करके रखा था, तो अभी उसका वो क्या ब्यौरा देंगे। और इसके बाद भी अभी जो ये अभी लिमिट लगाई है और उनको 25 मेट्रिक टन लिमिट है। अगर हमारे लासलगांव कृषि मंडी की बात करते हैं तो रोजाना हमारे 8 से 10 हजार क्विंटल माल रोजाना आता है जी। अगर हमारे इधर जो लाइसेंस जो है जिसको है, वो एक्टिव जो मर्चेंट है वो 40 से 50 तक आप समझिए, तो वो अगर 250 भी लेते तो आधा जो प्याज है वो कौन लेगा? तो मतलब सभी अभी मार्केट मंडियों में जो अभी प्रैक्टिकली जो अभी ग्राउंड के ऊपर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमने मंडी चालू कर दी, अगर किसानों ने अगर माल लाया तो वो लेगा कौन? क्योंकि अभी मर्चेंट के ऊपर अगर 250 मेट्रिक टन की तो पाबंदी है जी, तो दिक्कत ये आ रही है कि अभी प्रैक्टिकली कैसा अभी ये प्रूव होगा आगे। इसलिए अभी 3 दिन से हमारे नासिक जिले में सभी मंडियां जो है अभी उसका कामकाज बंद है। हम अभी मीटिंग ले रहे हैं उनसे,
तो कितनी मांग कर रहे हैं वो स्टॉकिस्ट, कितनी मांग कर रहे हैं कि लिमिट को बढ़ाकर कितनी की जाए? 25 लाख? लिमिट, हाँ, मैंने जो हमारी एमपी और जो अपने मंत्री है उनको भी मैंने खुद हमने लेटर लिखा है कि जो लिमिट तो भी बढ़ा है। गए साल जो है अभी सेम प्रॉब्लम आया था तो 550 मेट्रिक टन का उन्होंने लिमिट लिया था, तो कम से कम उतना कर दीजिए तो थोड़ा जो है तो मतलब रेगुलर हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे फिर यानी कैसा होता है। 50 टन करने की मांग हो रही है कि अगर 50 टन हो जाए तो काम बन जाएगा। हाँ, काम बन सकता है और रेगुलर जो है सप्लाई हम किसानों से भी मंडी का काम चल सकता है, किसानों से व्यापार भी वो ले सकता है और आगे भी वो फिर मतलब मार्केटिंग को बढ़ावा मिल सकता है। 25 मेट्रिक टन को फिर वो कितना लेंगे और कितना ये करेंगे। और दूसरी बात ये है, हमारे इधर लूज मार्केट जो है उत्तर महाराष्ट्र में लूज मार्केट है, वो गोली पद्धत नहीं है। तो लूज मार्केट में ऐसा रहता है 3 दिन मतलब परचेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग, उसमें 3 दिन जाता है। तो 3 दिन में कैसा आप तय करेंगे कि आज का 25 मेट्रिक टन कौन सा है, कल का कौन सा है और तीसरे दिन का कौन सा है? तो ये सभी प्रैक्टिकली दिक्कतें जो ग्राउंड लेवल पे आ रही है, तो वो मुझे लगता है ऊपर वाले जो है मतलब जो उन्होंने सब समझा ये चाहिए तो मंडी में, नहीं तो वहाँ के उन्होंने आना चाहिए कि क्या एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये सब दिक्कतें हम मतलब प्रैक्टिकली हम इधर देख रहे हैं और ये सब इनडायरेक्टली इफेक्ट किसानों को इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। यानी किसानों को माल अपने बेचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जो लिमिट है, लिमिट की वजह से बहुत ज्यादा माल नहीं ले पा रहे स्टॉकिस्ट, तो उन्हें वापस ले जाना होता है, तो ये दिक्कत सही बात है, सही बात है। वो आ रहा है माल पर हम वचन जो है वो ले नहीं पा रहे और हम कामकाज नहीं कर पा रहे। ओके, इस वजह से मंडी बंद है और कामकाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार की भी अपनी दलील है कि जिस तरह से भाव बढ़े हैं तो स्टॉक लिमिट लगाना उनकी मजबूरी है, लेकिन ये प्रूडेंटली लगाना होगा कि ताकि दिक्कतें ना हो। जो किसान लाए तो कम से कम उनके माल बिक जाए। तो 25 मीट्रिक टन से बढ़ाकर अगर इसे 50 मीट्रिक टन कर दी जाए तो शायद बेहतर हो सकता है। शुक्रिया सुवर्णा जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। सही बात है। चलिए, प्याज की खबर के बाद अब बढ़ते हैं कैस्टर की तरफ, जहां लगातार पिछले कुछ दिनों से तेजी दिख रही है। और पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कुछ महीनों से तेजी दिख रही है। पिछले 6 महीने में हमने कैस्टर में करीब करीब 20% की मजबूती देख चुके हैं और आज भी अच्छी तेजी के साथ कैस्टर का वायदा बंद हुआ है। अब देखिए 4,400 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। क्या है इस तेजी की वजह? खबर यह आ रही है कि चीन अपना इंपोर्ट कैस्टर का बढ़ा दिया है और पूरी दुनिया का जो कैस्टर ऑयल का जो खपत है उसमें 80 to 90%, 80 से 90% भारत से सप्लाई होता है। उसके बाद अब चीन के पास इसकी स्कार्सिटी हो गई, कमी हो गई है, तो भारत से लगातार इंपोर्ट बढ़ा रहा है। इससे दिक्कतें हो रही कि इंडिया की जो क्रशिंग इंडस्ट्रीज है उनको दिक्कत हो रही कि वो अब क्रश कैसे करेंगे, क्योंकि चीन से बेहतर भाव मिल रहे हैं तो लोग चीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ घरेलू इंडस्ट्री को दिक्कतें हो रही। तो इसको लेकर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है ना, उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इंपोर्ट पर पाबंदी के लिए कुछ ऐसे कदम उठाया जाए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी बीवी मेहता से। मेहता जी, स्वागत है आपका। ये कैस्टर में क्यों इतनी तेजी आ गई, क्या वजह लग रहा है? मेहता जी, कैस्टर में जो ये तेजी आई है क्या वजह है? कैस्टर में तेजी क्यों आई है? 2 रीजन है उसका। एक तो जी, जो कैस्टर की क्रॉप के नंबर आ रहा है लास्ट ईयर, एक तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ जी, तो कैस्टर के लास्ट ईयर का क्रॉप भी अच्छा था, अबाउट 19-20 लाख टन का क्रॉप था। साल में क्रशिंग भी अच्छा हुआ और एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ है जी। पर अगले साल का जो एकरेज का डेटा आया है तब जो 2-2.5 लाख हेक्टर कम है। ओके। और जो इनिशियल हमारा अंदाज नहीं है पर जो मार्केट का अंदाज है कि लास्ट ईयर का 19-20 के सामने 15-16 लाख टन का कैस्टर का क्रॉप होगा। तो एक वो भी रीजन है कि भाई कि मार्केट में तेजी क्यों लग रही है। और चीन इतनी बड़ी तेजी नहीं है, इतनी बड़ी तेजी नहीं, नॉर्मल। लेकिन जब ये दिस इज ऑफ सीजन तो ऑफ सीजन नॉर्मली प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन सर, ये चीन से जो इंपोर्ट बढ़ रहे हैं इससे क्या नुकसान होगा इंडस्ट्री को, घरेलू? कैस्टर सीड का एक्सपोर्ट अभी बढ़ नहीं रहा है, पर जो न्यूज आ रही है कि भाई चाइना कैस्टर सीड के लिए इंक्वायरी जबरदस्त कर रही है। हम इंडिया से चाइना कम से कम 2 से 2.25 लाख टन हर साल कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का 5.5-6 लाख टन का कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट है जी। उसमें चाइना सबसे बड़ा बायर है और 2 से 2.25 लाख टन कैस्टर ऑयल ले रहा था तब तक। But suddenly there's a lot of interest in buying the castor seed
ओके अगर यहाँ से कैस्टर सीड चला जाए जी। तो डेफिनेटली यहाँ की इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल की कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम होगा और एक्सपोर्ट का भी लॉस होगा। व्हाई शुड वी एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल व्हेन देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर योर फिनिश प्रोडक्ट कैस्टर ऑयल। ओके पर तो एक न्यूज जो इसके लिए आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी अलर्ट किया है जी। कि भाई चाइना बड़ी मात्रा में कैस्टर सीड लेना चाहता है, ऐसा न्यूज है। ओके। आप जरा वॉच रखिए। ओके, हाँ जी। यानी कैस्टर सीड वो लेना चाह रहे हैं तो यहाँ की इंडस्ट्री को दिक्कतें हो जाएंगी। सर आखिर में क्विक जवाब दीजिएगा, ये एडिबल ऑयल को लेकर इंपोर्ट घटाने की बात हो रही है हमारे सूत्रों के हवाले से खबर, क्या ऐसी कुछ खबर है क्या? नहीं, वो ये जो न्यूज आ रही है कि भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी है या तो ऐसा कोई हमारे पास तो कोई ऐसा न्यूज नहीं है। आप लोगों ने ये कुछ जरूर इस है तरह की कि- डिमांड रखी है या कुछ ऐसी आपकी नहीं, इंडस्ट्री में? हमने कोई ऐसी डिमांड रखी नहीं है और सवाल ही नहीं आता है क्योंकि अभी तो सोया और ग्राउंडनट का हार्वेस्टिंग चल रहा है और अगली सीजन सामने रेपसीड की सीजन है सोइंग की। अभी का अगर कोई ड्यूटी कम भी की गवर्नमेंट ने तो हारागिरी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या सिग्नल किसान को देंगे ओके कि भाई आप भाव तोड़ना चाहते हैं क्या? अभी जो 2 पैसा किसान को मिल रहा है, अच्छे दाम मिल रहा है और ये अच्छे दाम मिल रहा है, इसे आज मस्टर्ड का एकरेज बढ़ेगा। ओके मस्टर्ड का एकरेज कम अच्छी तरह से बढ़ने वाला है क्योंकि भाव देख के ही तो मस्टर्ड का किसान आगे आएगा। हाँ 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 तभी अगर आप ड्यूटी कम करने का सोचिए तो कोई ऐसे न्यूज दे, वो भी गलत मैसेज जाएगा किसान कम्युनिटी में कि गवर्नमेंट क्या 2 पैसे जो कमाने को मिल रहा है तभी ड्यूटी कम कर दी। ओके, यानी इंपोर्ट ड्यूटी अभी वाजिब नहीं है, अगर कम करेंगे तो किसानों को भाव कम मिलने शुरू हो जाएंगे और जब नई फसल आएंगी तो और भाव कम होने शुरू हो जाएंगे, तो ये सही समय नहीं होगा, ऐसा मानना है वीवी मेहता जी का। शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं बुलियन मार्केट की तरफ, जहां आज अच्छी तेजी दिख रही थी शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी में, लेकिन वो तेजी अब सोने ने गवा दी है। सोने में फिलहाल देखिए 173 रुपए की कमजोरी है, 50,770 के आसपास, 160 रुपए नीचे फिलहाल सोना ट्रेड कर रहा है। बुलियन मार्केट पे बात करने के लिए हमारे साथ है अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी जी। दत्वानी जी स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बताइए सर, गोल्ड को लेकर आपका क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है गोल्ड मार्केट में अब? देखिए, गोल्ड मार्केट अगर आप देखेंगे तो $1900 इंटरनेशनली नीचे नहीं जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। $2-5 नीचे जाके फिर ऊपर आ जाता है जी। तो एक कभी ये बेस जो है ये बन गया है 51,000 51,500 का एक ये बेस है। यहाँ से सोना बढ़ना है, ग्रेजुअली बढ़ेगा लेकिन डेफिनेटली बढ़ेगा। और जहाँ तक बिजनेस और काम का सवाल है, हमारा दशहरा काफी अच्छा गया। ओके संडे का दिन था तो दोपहर के बाद काम हुआ, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में हमने करीब 60% का धंधा किया, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो जून जुलाई अगस्त के हमारे आंकड़े हैं सिर्फ 10 से 12% के आंकड़े थे। अक्टूबर के आंकड़े पूरे महीने के भी और दशहरा की भी 60% ऊपर ऑलरेडी लग रहे हैं। 5 दिन और बाकी है, 4 दिन और बाकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्लोली बट श्योरली मार्केट खुल रहा है, लोग उत्साह दिखा रहे हैं ज्वेलरी खरीदने की। और मुझे तो ये जो दशहरा और उसके पहले का जो ये महीना चल रहा है, इसका जो काम जो हम देख रहे हैं उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट नॉर्मल दिवाली हम लास्ट ईयर जैसी दिवाली शायद हमको देखने को मिल जाए। हो सकता है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ओके, ये मेरी राय है। यानी बहुत ही बढ़िया दिवाली की उम्मीद है, और जो पिछले साल जिस तरह के सेल्स हुए थे वो नंबर भी कहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के रिस्पॉन्स अभी नवरात्र पे ही शुरू हो गए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि आगे ये और तेजी की उम्मीद है। शुक्रिया दत्तमानी जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अब सवाल जवाब की तरफ, क्योंकि ये कॉलर शो है और सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बताते थे। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप दोनों ही नंबर 022-2300-1634 और 022-2300-1635 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ राजीव जी और सचिन गुप्ता दोनों बने हुए हैं। राजीव जी, आपका आज इंट्राडे के लिए अगर सोने में अगर कोई व्यू है, क्या है आज के लिए, बताइए। गुड इवनिंग विष्णुमोहन जी। गुड मुझे इवनिंग लगता है कि सोना दबाव में रहने वाला है और नीचे में 50,701 अभी एक इमीडिएट सपोर्ट दिखता है और उसके बाद फिर 50,550 का एक सपोर्ट दिखता है। और अगर विष्णुमोहन जी 50,550 के सपोर्ट के नीचे अगर बाजार सस्टेन किया और 1-2 घंटे ट्रेड किया तो वहां से फिर गिरावट गहरा सकती है और वो
50,000 तक भी बाजार को लेके जा सकती है। ओके। बट अभी फिलहाल जो लगता है कि थोड़ा सा उछाल है, अगर 50,850, 50,900 का भाव मिलता है तो आई थिंक शॉर्ट करने के लिए अच्छा मौका रहेगा, और नीचे में 50,700, 50,550 देखने को मिल सकता है। ओके ओके, यानी ये व्यू आपका आपके लिए गोल्ड पर है। सचिन जी, गोल्ड पर आपका व्यू? राजीव जी ने तो सेल कॉल दिया है 50,900 पे 50,700 के टारगेट के लिए। अब आप बताइए, आप क्या करें? सिमिलर व्यू है या अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है कुछ? गुड इवनिंग विश्वान जी। गुड इवनिंग सर। देखिए, जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी ट्रेड चल रहे हैं, आज मॉर्निंग में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने के बाद में तेजी कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई नजर आई। बट अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो यूएसडी आईएनआर के अंदर आज काफी वीकनेस नजर आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं जो गोल्ड है वो $1,900 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इंट्राडे की अगर बात करें, ऑलरेडी जैसे कि राजीव जी ने बताया कि 50,700 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो हमें लगता है कि वहां से एक बार बाय पोजीशन सेट की जा सकती है। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा उसका नेक्स्ट सपोर्ट 50,550 का रहेगा, जो कि काफी मेजर लेवल है। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां से डेफिनेटली पोजीशन जो है वो डाउन साइड में कंटिन्यू हो सकती है 50,200, 50,300 तक के लिए। तो बट इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि एक और बाय साइड में रखना चाहिए पोजीशन। 50,700 के आसपास से बाय, 50,550 के स्टॉप लॉस के साथ 51,000 रुपए के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। ओके, यानी इनको लगता है कि नीचे में खरीदना चाहिए और राजीव जी को लगता है कि ऊपर में बेचना चाहिए 50,900 के ऊपर में। यानी अलग अलग व्यू है, लेकिन रेंज में ट्रेड करना है आपको, नीचे की तरफ खरीदे और ऊपर की तरफ बेचे, ऐसा दोनों जानकार मानते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर है राहुल जैन है मनावर से। राहुल जैन जी, पूछिए क्या सवाल है सर? सर, मुझे फ्रेश पोजीशन बनाना है सिल्वर में, तो कहाँ नीचे का किस समय तक लेना चाहिए और नीचे के भाव क्या आएंगे? ओके, फ्रेश पोजीशन बनानी है राजीव जी सिल्वर में, इनको किस तरह से ट्रेड करें बताइए। विश्वान जी, अगर पोजिशनल बेसिस से अगर किसी को चांदी में निवेश के पर्पज से करना है और थोड़ा 2-3 महीने के नजरिए से अगर ट्रेड डालना है, तो मैं एडवाइस करूंगा 60,000 तक का इंतजार करें। और 60,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, और 60,000 के आसपास इनिशिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है वापिस बाजार जो है फिर से 64,000, बेसिकली 60 और 64,000 मुझे एक इम्पॉर्टेंट दो जोन दिखते हैं। 64,000 एक सप्लाई जोन दिखता है पोजिशनल बेसिस पे, और 60,000 एक डिमांड जोन दिखता है। ओके, तो इन यानी दोनों जोन के बीच में ओके, यानी एक रेंज बता दिया है राजीव जी ने, 60,000 64,000। 60,000 के लेवल पे खरीदिए और 64 पे बेचिए, मतलब 60 से 64 के बीच में जब भी आपको निकलना है, और ऊपर में बेचिए और 60 के आसपास में खरीदिए। चलिए अगले कॉलर है राजेश हैं दिल्ली से। राजेश जी, पूछिए क्या सवाल है आज? सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर ऐसा है, मुझे फिजिकल में गोल्ड खरीदना है। फिजिकल में? तो हाँ। जैसे ये कह रहे हैं कि यूएस चुनाव के बाद क्या होगा, बढ़ेगा गोल्ड का दाम या घटेगा सर? तो कब लूं, किन स्तरों पे लूं? सचिन जी, क्या फिजिकल में खरीदना चाहते हैं? आप बताइए किस लेवल पे खरीदे और कब खरीदे? अमेरिकी चुनाव, स्टिमुलस पैकेज, तमाम चीजों को डिस्काउंट करते हुए बताइए कि क्या करेंगे। विश्वान जी, हमें लगता है कि एक बार जो मेजर इवेंट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसका वेट इनको एक बार करना चाहिए। ये प्रोसीजर एक बार निकल जाता है, उसके बाद में अगर गोल्ड की कीमतें अराउंड 50,500, 50,400 के आसपास मिलती है, तो ये फिजिकल में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये 50,000 का जो है लेवल है वो हमें लगता है एक बेस बन चुका है। इसके नीचे गोल्ड की कीमतें नहीं जाएंगी, तो 50,500, 50,400 के आसपास जहां पर भी गोल्ड मिलता है, तो वहां से फिजिकल के हिसाब से पोजीशन बनाई जा सकती है। फॉर दी अपसाइड टारगेट करीब 51,000, 51,500 तक की। ओके, यानी 50, 500, 400 के आसपास अगर आपको मौका मिले तो आप खरीद ले गोल्ड, ऊपर तेजी होगा, ये सचिन गुप्ता जी मानते हैं। अगले कॉलर है कैलाश चंद्र मोदी हैं सादुलपुर से। कैलाश जी, पूछिए आज क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज मैंने कॉपर की नवंबर महीने के 10 लॉट 32 रुपए 25 पैसे में लॉन्ग किए हैं। ओके, तो मेरा सौदा फायदे का है या नुकसान का है? तो काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है आपको। 32 रुपए नवंबर का। 32 में खरीदा है आपने। ओके राजीव जी, 532 पे एकदम करें, जो भाव है उससे 50 पैसे नीचे है, क्या करें अब? 10 लॉट है। मुझे लगता है कि इनको इनके दाम भी मिल सकते हैं और ऊपर में 2-3 रुपए का प्रॉफिट भी इजीली मिल सकता है। ये स्टॉप लॉस जो है 529 का मेंटेन कर लें और वेट करें। मुझे लगता है कि एक बार रिकवरी में 535 तक भी जा सकता है। ओके, यानी 529 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिए, और 3 रुपए का ऊपर की तरफ आपको मूव दिख सकता है। 535 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं, राजीव कपूर जी मानते हैं।
चलिए इतने ही कॉलर को शामिल कर पाएंगे। अब वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल आज के लिए। नेचुरल गैस नवंबर मंथ का सेल कर सकते हैं 241 पर 245 के स्टॉप लॉस से 236 तक। ओके सचिन जी, रैपिड फायर कॉल आपकी। तो क्रूड में सेल पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी करीब 2900 के आसपास से 2960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 2800 रुपए तक के टारगेट के बीच। राजीव जी, आपकी आखिरी रैपिड फायर कॉल। करंट मंथ नवंबर मंथ का जिंक बाय करना है 200 रुपए 50 पैसे में और स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 199 का, टारगेट 202 रुपया 50 पैसा और 204 रुपया, दो टारगेट इसमें अचीव होंगे। ओके, यानी जिंक खरीदना है, नेचुरल गैस को बेचना है और क्रूड को बेचना है। ये 3 रैपिड फायर कॉल आज के लिए। शुक्रिया सचिन जी, राजीव जी, आप दोनों का ही इन तमाम ट्रेडिंग कॉल्स और अपनी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए।